नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हैं नवरूप सिंह जी। आज मोदी जी की कैबिनेट बैठक हुई है ऑन द सप्लाई लाइन, मतलब गैस सप्लाई लाइन, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो कवायद हो रही है, जो क्योस हो रहा है, दैट इज ऑन द एलपीजी गैस सिलेंडर्स, जो कि हर घर में चूल्हा उसी से जलता है। सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, कई कंट्रीज में तो लॉकडाउन जैसा हो भी गया है। बहुत सारी कंट्रीज, अभी नवरूप जी डिटेल्स में बताएंगे। उसके साथ साथ पार्लियामेंट में भी इस पे स्टेटमेंट्स आ रही हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हम जा कहाँ रहे हैं और कितना सेंसिटिव मैटर है। और बहुत सारी डिटेल्स निकल कर आ रही हैं। नाउ इट लुक्स लाइक कि इजराइल ईरान वॉर एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में की तरफ पूरी दुनिया को लेकर जा रहे हैं। नवरूप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच गायत्री जी। आपने जो लास्ट लाइन बोली कि ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठा है इसमें। और हालात कुछ खराब हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं डे बाय डे। अब पिछले, अगर मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि युद्ध तो 3 हफ्ते पुराना हो चुका है, ठीक है, बट पिछले 48 घंटे का अगर मैं बात करूं, पिछले 48 घंटे में गायत्री जी हुआ ये है कि आज से 72 घंटे पहले की बात है जब इजराइल ने साउथ पार्क गैस फील्ड पे हिट किया, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप भड़के कि ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और ईरान ने रिटेलिएशन में कतर की गैस फील्ड को हिट किया, जो उनके साथ साझा शेयर करते थे वो लोग ईरान के साथ, पार्क गैस फील्ड। ये बाय द वे दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। और इस गैस और 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 इस गैस फील्ड में जो है आपका, इस गैस फील्ड में आपका जो जो भंडार है, ये दुनिया का सब 30 से 40% गैस, 30% तक की गैस यहाँ से आती है। फिर उन्होंने अरामको की रिफाइनरी पे मारा, यानबू की रिफाइनरी पे मारा जो सऊदी अरेबिया के रेड सी वाले पे है। फिर उन्होंने कतर में भी मारा, कतर के यूएई में भी मारा, मतलब रास लाफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स, पास, मीना अल यूएई, बहरीन की बैपको, बहरीन की, सॉरी चला गया था, कट गया था ना, नहीं आ रहा था, ठीक है, दो बार कटा है, बैपको रिफाइनरी। एंड उसके बाद दो बार शहर है हाँ 2 बार, हाँ हाँ। तो रुवैस रिफाइनरी, हरबाज गैस रिफाइनरी यूएई की, बैपको बहरीन की, और शहर है ईरान की। और यानबू पोर्ट एंड सामराफ रिफाइनरी, बाब ऑयल फील्ड यूएई की। तो इन सब जगहों पे इन्होंने मारा। इसमें से सबसे क्रिटिकल जो पॉइंट आता है वो आता है, सबसे क्रिटिकल रिफाइनरी है रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी कतर का। वहां पे दुनिया का 17% 77 MTPA LNG वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है। 17% इसकी कैपेसिटी गई है उस हिट की, ईरान की मिसाइल अटैक की वजह से। $20 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू लॉस हुआ। गैस टू लिक्विड प्लांट गया। कतर के एनर्जी सीईओ ने बोला कि 3 से 5 साल का यहाँ पे डिसरप्शन है और उन्होंने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम ऑनर नहीं कर पाएंगे। और इससे दुनिया का 13% एक्सपोर्ट हिट हुआ एलपीजी का, 14% हीलियम का हिट हुआ, और नाफ्टा और सल्फर के जो पेट्रोकेमिकल जो यहाँ से रिफाइनरी से जो और निकलते हैं वो भी हिट हुआ, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री जो उन्होंने बोला फोर्स मेजोर से है यूरोप, स्पेसिफिकली इटली एंड बेल्जियम। एशिया में उन्होंने बोला चाइना एंड साउथ कोरिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गायत्री जी बात याद आती है कि इसके बहुत बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है, क्योंकि दुनिया में एनर्जी शॉर्टेज है। नॉट जस्ट कि यहाँ पे स्ट्राइक्स हुई और रिफाइनरी ऑफलाइन चली गई है, ना कि 8 से 10 मिलियन बैरल्स पर डे का क्रूड ऑयल ऑफलाइन चला गया है, बट टू एन एक्सटेंट कि यहाँ पे आपका जो इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है, इसकी जो और डेरिवेटिव जो क्रूड ऑयल के इस्तेमाल होते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज में, वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब जैसे अगर मैं आपको इसमें बताऊं, इसमें आपको सबसे पहले बिफोर कमिंग टू डेरिवेटिव, हम लोगों को ये समझना होगा कि इंडिया 40% अपना एलएनजी कतर से इंपोर्ट करता है, ठीक है। 50% इंडिया की गैस जो है इंपोर्ट होके आती है।
और हमारे पास कुछ एलएनजी के कोई बहुत बड़े रिजर्व नहीं है, ठीक है, अनलाइक क्रूड के जो हमारे रिजर्व तो फिर भी है, जो मोदी जी ने पार्लियामेंट में भी बोला अभी थोड़ी देर पहले. एंड एलएनजी इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल एज वेल, फर्टिलाइजर्स फॉर यूरिया एंड अमोनिया, पेट्रोकेमिकल्स में फॉर प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर, पावर जनरेशन इन गैस टर्बाइन्स, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इन पीएनजी एंड सीएनजी, उसमें भी एलएनजी 15 से 20% का इस्तेमाल होता है. रिफाइनरीज फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ग्रीन हाइड्रोजन जिसकी हम बातचीत करते हैं. इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है कि ये फर्टिलाइजर प्रोडक्शन क्रिपल करेगा. अगर फर्टिलाइजर की शॉर्टेज होती है तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी. आगे आगे सोइंग सीजन है आपका, ठीक है. उसके बाद अगर आपका इंडस्ट्री, उससे आपका पावर सप्लाई, बिकॉज इससे पावर सप्लाई पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव पावर सप्लाई में गैस टर्बाइन्स में भी होते हैं, गैस प्लांट्स भी इंडिया के, ठीक है. उससे इंडस्ट्रियल स्लो डाउन होगा. तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट है, हर एक इंडस्ट्री पर अगर हम करते जाएंगे, एग्रीकल्चर, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, सिंथेटिक फाइबर, ऑटोमोटिव एंड टायर जो रबर इंडस्ट्री जो बनती है, जिसमें क्रूड का इस्तेमाल होता है, पेंट्स में क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन एंड स्टील, आपकी स्टील का बहुत सारा जो वहां से आता है, जो आपका जो रॉ मटेरियल है, जो वेस्ट आता है जिसको आप प्रोसेस करते हो स्टील बनाने के लिए, स्टील और एल्यूमिनियम के लिए, वो आता है दुबई से. और क्योंकि वो पोर्ट ही ब्लॉक्ड है, पूरा हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही ब्लॉक्ड है, तो वो भी नहीं आ रहे, तो आपकी उसके प्राइसेस ऊपर है. सेमीकंडक्टर्स की दिक्कत होने वाली है, बिकॉज हीलियम गैस चाहिए कतर से जो जाती है साउथ कोरिया और ताइवान को, तो इवन वहां पे भी दिक्कत. हेल्थ केयर में दिक्कत होगी, मेडिकल गैसेस आपको चाहिए होती है, एमआरआई मशीन्स के लिए आपको हीलियम चाहिए होता है बनाने के लिए. तो आप देखो, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड से फर्टिलाइजर, मेथनॉल से प्लास्टिक्स एंड सॉल्वेंट, ब्यूटाडीन से सिंथेटिक रबर, हीलियम से चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड एमआरआई मशीन. तो आप ये देख रहे हैं कि कितना वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट है, खाने से लेके, प्लास्टिक से लेके, पैकेजिंग से लेके, ऑटो से लेके, टायर से लेके, मतलब आपके टेक्सटाइल्स, आपके कंस्ट्रक्शन, सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर, यहाँ तक कि आपके मेडिसिन की भी कुछ केमिकल गल्फ स्टेट से आते हैं बनाने के लिए. एंड ओवर एंड अबव, आप the biggest problem what I foresee is twofold. One is energy, which is oil and gas. ऑयल में तो आपको रशिया मदद कर देगा, वो आपको 7 टैंकर उन्होंने चाइना वाले आपकी तरफ डाइवर्ट करे हैं. आपका यूएस से शिपमेंट आ रही है तेल की, अब रशिया से शिपमेंट आ रही है तेल की, यूएस और कनाडा और अल्जीरिया से शिपमेंट आ रही है गैस की. लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुई है क्रूड की, जितना मिलियन बैरल्स पर गया है और उसके बाद प्राइस हाइक है. अब आप देखो, एक आता है ब्रेंट क्रूड जो आपको दिखाता है, आप एप्स में जाके देखोगे आपको दिखा देगा $110, $112, $114, उसको मत गिनिए. जो इंडियन क्रूड बास्केट है वो $152 कोट कर रही है. Pakistan has hiked prices by 25%. Countries are hiking prices by 35% in Southeast Asia. तो मतलब श्रीलंका ने उसको 25% हाइक किया है. यानी यू विल ऑल्सो हैव टू हाइक टू सिमिलर लेवल. मे बी स्टेट इलेक्शंस की वजह से अभी आप रुके हुए, लेकिन आपको करना पड़ेगा अल्टीमेटली. अब उसके बाद द सेकेंड फैक्टर, फर्टिलाइजर, विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सब जगह खरीफ क्रॉप का सोइंग सीजन है. चाइना ने फर्टिलाइजर पे बार लगा दिया कि मैं नहीं बना के दे सकता, क्योंकि मुझे अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन करना है. रशिया के पास जो देने को तैयार है, उसके फर्टिलाइजर प्लांट शट डाउन कर दिया बिकॉज यूक्रेन ने ड्रोन मारा. मंद बुद्धि, ठीक है. उसके बाद जो अब दुनिया का 50% फर्टिलाइजर के लिए जो केमिकल आता है, जो पोटैश आता है, जो अमोनिया आता है, वो मिडिल ईस्ट से आता है, जो सऊदी अरेबिया से आता है, और वो सऊदी अरेबिया कतर से आता है. यहां तक कि यूएस से, जो अपने आप को बहुत माइटी इंसुलेट समझता है कि मैं को कुछ करना, वो अपना 50% फर्टिलाइजर कतर से लेता है. उसके यहां भी फर्टिलाइजर पैसे 25% ऊपर चले रहे हैं. इसका मतलब क्या है? अगर फर्टिलाइजर की कमी होगी और मारामारी होगी तो
तो क्रॉप नहीं आएगा, क्रॉप नहीं आएगा तो फूड जनरेशन नहीं होगी, ग्रोथ हमारा इस बार उतना उतना प्रोडक्ट नहीं आएगा, प्रोडक्ट नहीं आएगा तो यानी फैमिन आएगा, लोग मरेंगे भूखे। मतलब अगर ये प्रॉब्लम आने वाले 2 हफ्ते के अंदर ये सॉर्ट आउट नहीं होता है, the global economy is already in a recession and this is already recession में जा चुकी है as of today। लोग ऊपर से मान नहीं रहे हैं, पर अगर आप मार्केट को ऑल ओवर देखोगे, कोरिया, जापान, चाइना, एवरीवेयर इट इज गोइंग डाउन बिकॉज पीपल नो दैट दिस इज अ सप्लाई चेन शॉक far worse than कोविड, क्योंकि वो जाने को कोई मानने को तैयार नहीं है, सबके सब एडमेंट हुए पड़े, लड़ने के लिए माथा सबका खराब हुआ पड़ा है। एंड उसके लिए पूरी सफरिंग जो है पूरे वर्ल्ड को करनी पड़ेगी, इसमें यूरोप भी नहीं बचेगा। यूरोप के पास तो रशियन गैस नहीं है, कतर से गैस आती थी वो भी बंद हो गई, यूरोप किसके पास जाएगा? वो तो मर गए, उनकी अभी गैस प्राइसेस ऊपर, उनको भी एनर्जी लॉकडाउन लगाने पड़ेंगे। यूरोप में स्लोवेनिया में एनर्जी लॉकडाउन लग रहा है, वो राशनिंग शुरू हो चुकी है। श्रीलंका में बोल दिया कि आप वेडनेसडे और थर्सडे को काम पे मत आइए, सेव करिए। पाकिस्तान में बोल दिया है कि भैया आप वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करिए। थाईलैंड कह रहा है कि मेरे पास जेटीज में जाने के लिए मेरे पास जो मोटर बोट है उसके लिए डीजल नहीं है बिल्कुल भी। बांग्लादेश इंडिया से डीजल मांग रहा है कि हमें डीजल दे दो। तो सिचुएशन इतनी हालात खराब होते जा रही है क्योंकि शिपिंग भी रुका हुआ है। अब अगर शिपिंग चालू भी है, अब अगर सपोज करो कोई शिप बहुत ही धाकड़ शिप है, वो कहता है बंदा कहता है मैं निकाल लेता हूँ, उसको इंश्योरेंस कॉस्ट हाई है, उसकी फ्रेट कॉस्ट हाई है, तो आप लॉजिस्टिक्स भी पूरा टूट रहा है, लॉजिस्टिकल चेन भी टूट रही है पूरी की पूरी। शिपिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स, फूड स्टफ, पेट्रोकेमिकल, एवरीथिंग इज गोइंग स्लोली पूरा एक ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी का। ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम है। खाली ये है कि यहाँ कोई वायरस नहीं है और हमें कोई मास्क नहीं लगाना पड़ रहा है, और सिचुएशन वही आ चुकी है। This is a forced lockdown now of the business and everything. Yep, बिल्कुल। These are unprecedented time, and सबसे बड़ी बात यह है, apart from the this is the geo-economic shock, virtually एक shock है ये। लेकिन more than that, this is about जो मतलब आप ये तो मैंने आपको इंडिया का बताया, इंडिया स्टिल इंसुलेटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बिकॉज ऑफ ऑयल, बिकॉज ऑफ गैस, बट हमारे यहाँ गैस की किल्लत बहुत होने वाली है। ऑयल का दिक्कत है, मे बी पीपल विल हैव टू शिफ्ट टू इंडक्शन एंड ऑल दैट स्टफ, और इलेक्ट्रिक ओवन, और whatever the case may be। बट अब हॉर्मुज से मैक्सिमम तेल कौन लेता है? लेता है चाइना, ठीक है, लेता है इंडिया, लेता है जापान, लेता है साउथ कोरिया। सबसे ज्यादा जापान साउथ कोरिया लेते हैं, 90 से 80% तेल उनका हॉर्मुज से आता है, उनकी एक्चुअली में लगी हुई है। And Japan and South Korea are scrambling, and we must understand Japan और South Korea वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स हैं। अगर वहां पे शॉर्टेज होती है और वहां की इंडस्ट्री बंद होती है या उनको फोर्स क्लोजर करने पड़ते हैं या दिक्कत होती है, दुनिया की वाट लग जाएगी। इट्स अ फैक्ट। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप यहाँ पे खाली आप ले लीजिए, आप खाली हीलियम क्राइसिस ले लीजिए। मैं आपको आई गिव यू एन एग्जांपल, यू नो हाउ, बिकॉज लोगों को तो बाकी से कुछ समझ में आ गया, बट हीलियम इज समथिंग वेरी टेक्निकल, लोगों को समझ में नहीं आ गया कि हीलियम को क्या यूज है भाई, ऐसा क्या दिक्कत पड़ रही है, ठीक है। अब ईरान ने कतर की रास लफान पे अटैक किया। मैं इसमें ईरान को नहीं ब्लेम कर रहा, मैं देखो आपको साफ बताता हूँ। पहले तुम उसकी गैस पे पाइपलाइन पे मारो, फिर वो रिटेलिएट कर रहा है, रिटेलिएशन काउंटर रिटेलिएशन का साइकिल चल रहा है, वो साइकिल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है कि मैं पावर प्लांट उड़ा दूंगा, तो IRGC वाले कह रहे हैं कि भैया मैं तुम्हारे सारे पावर प्लांट उड़ा दूंगा, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दूंगा, मैं हॉर्मुज में इंटरनेट की सी केबल तक काट दूंगा। What? Yes. Whole internet to South Asia, Middle East and Africa will be disrupted. और ये भी होगा, ये आप मुझे लिख के नहीं, होगा इस बार। Hope so not.
आई नो, बिकॉज आई नो थ्रू माई सोशल की सिचुएशन किस हालात पे पहुंच। वो करे मेरे लिए सर्वाइवल है। उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आप लोग ये क्यों कर रहे हो, तो बोले हम क्या करें भाई, हमारा सर्वाइवल है वो। आप देख ही रहे हो कि दो देश कह रहे हैं कि हमें ईरान, डेथ टू ईरान, हमें उसको बर्बाद करना है, हमें उसको तबाह करना है। हमारे लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो बल में आएगा हम करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। इफ इट्स लाइक अगर मैं तो डूबूंगा तुमको भी साथ में लेके डूबूंगा, सारे मरो। अब आप सोचो, यहाँ आप लॉकडाउन लगाओ एनर्जी बचाने के लिए, घर पे काम करो, इंटरनेट से काम करो, इंटरनेट भी बंद हो जाए, बंदा बंदा दोनों से गया। ये सिचुएशन मैंने बोला ना, सनक जो है इस टाइम पे, और कोई पार्टी समझने को तैयार नहीं है। और वेरी इंटरेस्टिंगली हाँ बोलो, सॉरी बोलो बोलो जी, बीच में एक और अब नया इंटरेस्टिंग आ गया कि डिमोन पे अटैक हुआ है, विच इज अगेन अ न्यूक्लियर फैसिलिटी से रिलेटेड। ये कहानी एक और शुरू हो चुकी है। अब बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने परसों रात को अनाउंस किया कि आई एम विड्रॉइंग, आई हैव नो इंटरेस्ट इन हॉर्मूज। मतलब विड्रॉ नहीं, मतलब मेरा हॉर्मूज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनको इंटरेस्ट है वो आके संभाल ले, क्योंकि वो तो नेटो से हाथ जोड़ रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ कर रहा है, कोई आने को तैयार नहीं था। अब नेटो कंट्रीज कह रही भाई हम क्यों आए, तूने हमसे पूछ के घुसा था अंदर, अब तो घुस तो गया अंदर, अब तो खुद बाहर निकल, हम क्यों बाहर निकले उसके लिए, हम क्यों तुझे बचा बेल आउट करने आए। तो अब उसने बोला कि अगर ठीक है मुझे नहीं बचाने होगा, मेरा तो तेल मुझसे आता ही नहीं है, मेरा तेल तो मैं खुद निकालता हूँ, मुझे तो मिडिल ईस्ट की जरूरत नहीं, मैं चला यहाँ से, मरो सारे, ठीक है। उसने ने क्या किया, उसी रात को नेतन्याहू की एयरफोर्स जाती है इजराइल की, और वो जाके नटांज पे बॉम्ब कराती है, रेजिडेंस पे। नटांज इज द न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ ईरान, न्यूक्लियर प्लांट। अब आप जानबूझ के एस्केलेट कर रहे हो। आपको किसने कहा, किस हकीम ने बोला कि जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट के बगल में मारो जाके, दिमाग खराब है क्या आपका, ठीक है, आपको समझ में नहीं आती है। आपने बुशरर पे मारा, वहां पे रशियंस ने, इशफाहान में, वहां पे रशियंस ने बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया इजराइल को कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे 200 इंजीनियर वहां पे काम कर रहे, डू यू हैव सम सेंस और नॉट। वहां से 500 मीटर की दूरी पे बॉम्ब गिरा खाली न्यूक्लियर प्लांट के बिल्डिंग के, जहां पे रशियंस काम कर रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता अगर वो प्लांट ब्लो अप होता है, वहां से रेडिएशन लीक होता, सबसे बड़े रेडिएशन जाता अबू धाबी और दुबई। मतलब बोला सनक लोगों के सर पे चढ़ चुकी है इस टाइम पे वर्चुअली, कोई सुनने को। आपने टैंक्स में मारा, उन्होंने उठा के डिमोना पे मार दिया, जहां पे आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है रात को। और उन्होंने वो मिसाइल निकाली है, वो कोई उनकी लेटेस्ट हाइपरसोनिक है, जो 16 मैक पे चलती है, जो ऑर्शनेट से भी फास्टर है, जिनको कोई सिस्टम नहीं इंटरसेप्ट कर सकता, जो 5 किलोमीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती है। ये so you are dealing with a country which has prepared itself। और आपको किस हकीम ने कहा था ये वॉर शुरू करने के लिए, घुसने के लिए, और आपने सोचा कि हम वेनेजुएला की तरह को पूरी लीडरशिप उड़ा देंगे, एक हफ्ते में गिर जाएगा, मंडे ट्यूजडे तक नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपको नहीं पता आप किससे डील कर रहे हो जी, ये वेनेजुएला नहीं है, अभी भी टाइम है। आपने बहुत मार लिया, बहुत कर लिया, पीछे हट जाइए। लेकिन गायत्री जी फंस गए, एक्चुअली फंस पता क्यों हुए हैं। अब अगर ये डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से विड्रॉ करता है, कहेगा मैं तो मार मूर दिया, मैं जा रहा हूं अब, ठीक है, हॉर्मुज तो खुला नहीं, आप हॉर्मुज किसके हवाले करके जाओगे फिर, IRGC के हवाले, ईरान के हवाले। ईरान के हवाले करना मतलब चाइना और रशिया के हवाले करना, यानी आपको तो फिर आपकी ग्लोबल सुपरमेसी का क्या हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी अगर हॉर्मुज ना आजाद करवा पाई, तो लोग तो आपको सुपर पावर स्टेटस को क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप अंदर घुसते हो कि मैं खारगा आइलैंड पे जाऊंगा, मैं वहां जाके मारूंगा, मैं उसको जाके बॉम्ब करके आऊंगा, मैं 2500 मरीन उतारूंगा, जो बात हो रही कि हम 4000 मरीन उतारने वाले, फिर आप मरोगे, क्योंकि वो फिर तो वो पर्शियन गल्फ की जो पहाड़ है, उन पहाड़ों से उन्होंने ड्रोन और मिसाइल मारनी है, उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग करनी है, आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे वहां पे। मजाक है क्या, 1400 किलोमीटर लंबी शोर लाइन है ईरान की, मजाक है, कहां से मारोगे आप।
किसको प्रोटेक्ट करोगे? इराक से 5 गुना बड़ी कंट्री है ये, अफगानिस्तान से 3 गुना बड़ी कंट्री है ये। मजाक है क्या ये? और उनके बाद 6 लाख की आर्मी और पैरामिलिट्री और शिया मिलिशिया गए, जो इराक में इन्होंने बगदाद के विक्टोरिया बेस पे इतनी बॉम्बिंग करी, नेटो स्टेट्स ने हाथ जोड़ दिए और आज बोला भाई 24 घंटे दे दो, हम यहाँ छोड़ के चले जाते। ये तो हाल है। मतलब आपको समझ में नहीं आती है कि आप किससे पंगा लेने जा रहे हो, क्यों लेने जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम है हमें तख्ता पलट करना है, हमें चाइना को हटाना है, ले लो मजे। रशिया तो अभी आप रशिया और चाइना आगे आप क्या देख रहे हो? भारत अपनी एनर्जी नीड्स को कैसे डाइवर्स आउट कर रहा है? बिकॉज जिस तरीके से बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, लग रहा है कि भाई देखो दे आर आल्सो टेंस्ड, दे आर आल्सो वेरी वरीड। देखो मैं आपको एक एग्जांपल हीलियम का दूंगा, उसके बाद मैं स्ट्रेट आ दूंगा जहां से मैंने आपको पहले बताना था। अब हीलियम पे क्या है, यहाँ पे ईरान ने कतर की रास लफान फैसिलिटी पे मारा। अब ये 30% दुनिया का जो सेमीकंडक्टर की कूलिंग होती है ना, उसके लिए हीलियम की जरूरत पड़ती है, कूलिंग प्लांट चलाने के लिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर वेफर्स के लिए, एआई चिप्स के लिए, सुपर कंडक्टिंग ऑफ एमआरआई के जो मैग्नेट्स होते हैं ना, एमआरआई मशीन के जो मैग्नेट होते हैं, उसमें भी हीलियम की जरूरत पड़ती है। साउथ कोरिया सबसे बड़ा है क्योंकि वो कतर पे रिलाई करता है, और टीएसएमसी जो ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भी इन पर रिलाई करती है। ठीक है, अब टेक्निकली हीलियम जो है वो क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब जो हीलियम जो होती है गैस को, ये लोग जो है वैक्यूम कंटेनर में बॉटल करके भेजते हैं। ठीक है, अगर 45 दिन के अंदर ये हीलियम इस्तेमाल नहीं हुई तो ये डेड हो जाती है। आज 23वां दिन हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। पहले तो रिफाइनिंग बंद हो चुकी है, जो हीलियम बॉटल थी वो शिप में लोडेड पड़ी हुई है, वो चल नहीं रही है, उसको हॉर्मुज से साउथ कोरिया जाना है। ठीक है, और अगर ये नहीं पहुंची 45 दिन के अंदर अंदर तो गैस, हीलियम की गैस पहुंची नहीं, साउथ कोरिया की चिपिंग इंडस्ट्री हॉल्ट हुई, तो यानी एआई जो एनवीडिया के चिप्स बनते हैं वो हॉल्ट हुए, एनवीडिया के चिप्स हॉल्ट हुए, यानी डेटा सेंटर पे इंपैक्ट आया, मतलब एआई का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है उसका नुकसान। तो ये क्या चल रहा है। उसके बाद यहां पे इसमें साउथ कोरिया, देखो साउथ कोरिया अपनी 65 यानी 65% हीलियम यहां से लेता है, यहां से कतार से। अब यहां पे यही चीज जो है आपका यूएस भी हीलियम चुरा कहता है, यूएस कुछ हद तक कर सकता है सब्स्टिट्यूट, लेकिन डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ी है, इट कैन नॉट कंप्लीट। अब आते हैं जो आपने पूछा इंडिया को लेके, ठीक है, कि इंडिया क्या कर रहा है। इसका बहुत सिंपल सा बात है कि इंडिया ने ऑलरेडी, एक तो हमने रशिया को बोल दिया है, ठीक है, कि आप जो है हमें हमारी मदद करिए इसमें। ठीक है, अब रशिया से गैस आ रही है, रशिया से तेल भी आ रहा है, एलएनजी भी आ रही है, गैस भी आ रही है। अमेरिका से एलएनजी कंटेनर आने चालू हो गए, अमेरिका द लार्जेस्ट नेचुरल गैस होल्डर इन द वर्ल्ड। नंबर 2 पे आता है रशिया, नंबर 3 पे आता है ईरान, नंबर 4 पे आता है चाइना, नंबर 5 पे आता है कतर। तो जिसके 2 बीच में से निकल उड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ ईरान एंड कतर। खाली अब टॉप 3 बचे, रशिया, चाइना, सॉरी अमेरिका, रशिया और चाइना। चाइना आपको देगा नहीं, तो अमेरिका और रशिया 2 आपके पास सप्लायर है वर्ल्ड के लिए, वो ही वहां से ही आपके पास आ रहा है। बचा आपका फर्टिलाइजर, आपने कुछ गैस जो है अर्जेंटीना से भी मंगवाई है, एलपीजी के कंटेनर्स। ठीक है, बचे आपके फर्टिलाइजर, जिसमें आपका मोरक्को मदद कर रहा है क्योंकि मोरक्को के पास पोटैश है। लेकिन मोरक्को की दिक्कत क्या है, मोरक्को को भी पोटैश को फर्टिलाइजर बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए सल्फर की जरूरत है। और सल्फर कहां से आता है, सऊदी अरेबिया से। तो इट इज लाइक पूरा इंडिपेंडेंट होकर पूरी चेन फंस गई है। विच इज वाई ऐसे हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। हमने ईरान से भी क्यों बातचीत चल रही है, हमारी डिप्लोमेसी चल रही है कि हमारे शिप को निकाला जाए। आज 2 और शिप हमारे हॉर्मुज से निकल रहे हैं। ईरान इज अ फ्रेंडली नेशन टू अस, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उसके साथ, हमारे तो सिविलाइजेशनल टाइज है इनके साथ बड़े पुराने वाले।
तो ईरान हमारी मदद कर रहा है इस मामले में, रशिया हमारी मदद कर रहा है। तो वी आर सोर्सिंग वॉट एवर सप्लाई वी कैन, और एट द सेम टाइम हम लोगों को डोमेस्टिकली भी कंजर्व करना पड़ेगा। इसीलिए कमर्शियल सिलेंडर्स कट डाउन करना। आज खबर आई कि एलपीजी सिलेंडर को 14 किलो से 10 किलो तक कर दिया जाएगा, ताकि हर एक को गैस दी जा सके, रादर देन 14 किलो के सिलेंडर ऑगमेंट की जाए। और ये डिस्ट्रप्शन बहुत लंबी है। आज अगर ये आप बंद करते हो, ये गैस अगर आप बंद करते हो, अभी तो जो बंद पड़ी है, इसका इम्पैक्ट अगले 3 क्वार्टर तक चलने वाला है। और अगर ये 2 महीने 1-1.5 महीना और चल गया तो ये 2-2.5 साल का बुरा असर होगा। आपकी आवाज। I was saying this is तो a difficult situation. इकोनॉमी रिसेशन तो एक तरफ है, खाना कैसे बनेगा लोगों के घरों में? Exactly, which is why this was a nonsensical war. अगर आप मुझसे पूछोगे, मैंने पूरा इस पे आर्टिकल लिखा है कि क्या नेगोशिएशन चल रही थी ओमान और जिनीवा पे। अरे ईरान ने सब कुछ मान लिया था। 0% इंट्रिचमेंट डाइल्यूशन, बाहर ले जाओ, अमेरिका को इनवाइट कर रहा है आके हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर लो ऑयल की, वो तो सब कुछ देने को तैयार थे। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर पूरा बयान दिया टीवी पे कि डील वाज रेडी विद अस। ब्रिटिश का एनएसए पावेल ओपनली कह रहा है, आई वाज सरप्राइज्ड विद द शॉक विद द ऑफर विद द इरानियन गॉट टू मी, दे एक्सीडेड टू एवरीथिंग। और वो उन्होंने इतना बोला कि देखो हम अपनी मिसाइल डिफेंस नहीं देंगे, बिकॉज वो हमारी इकलौती हमारे डिफेंसिव पोस्चर के लिए वो है। लेकिन हम न्यूक्लियर प्रोग्राम देने को तैयार है, हम यहाँ तक देने को तैयार है कि आईएईए के इंस्पेक्टर आए, वो इनरिच फ्यूल निकाले और उसको डाइल्यूट करे अपने सामने। हम भी नहीं करेंगे। आईएईए का डायरेक्टर ओपनली बोल रहा है, फिर भी हमला कर दिया। Was it bitten by a mad dog or a dog? एजेंडाज है ना। इसराइल को बड़ा ग्रेटर इसराइल बनाना है, डोनाल्ड ट्रंप को चाइना को इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा रेजिस्टेंस आएगा ईरान की तरफ से। अब देखो टारगेटिंग कितनी स्पेसिफिक है। बहरीन के होटल के 5वें माले पे मारना, तो ड्रोन 5वें माले में ही घुस रहा है। क्यों? क्योंकि वहां अंदर नेटो के मेंबर बैठे हुए। ये इंटेलिजेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये पिन पॉइंट टारगेटिंग जो ईरान की बात चली है, जो इन्होंने बहुत नुकसान किया। अमेरिका के सारे बेसेस 1 बाय 1 उड़ाए हैं, बहरीन का 5 फीट का सत्यानाश किया, यूएई का थार जोड़ाए, पैट्रियट उड़ाए। $7.5 बिलियन का नुकसान हो चुका है। 16 जेट गिर चुके हैं, इंक्लूडिंग एन F-35 विच इज डैमेज। गेराल्ड फोर्ड को भी हिट हुआ है, वो वापस चला गया है। कह रहे लॉन्ड्री फायर है। आप कह रहे कि 14 महीने लगेंगे उसको ठीक होने में। इतना नुकसान हुआ अमेरिकन का। ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर को ये लोग मजे लेते थे ना, बताओ। ठीक है, तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है? और वो कौन सी पावर है जो तुम तो कहते थे हम दुनिया की सबसे बड़ी माइटी मिलिट्री है। इतनी बड़ी माइटी मिलिट्री हॉर्मुज में नहीं घुस रही है। डर लग रहा है घुस रहा। आओ गांव वालों सारे आओ मेरे साथ। F-35 फ्लाई कर रहा था हॉर्मुज के ऊपर, ईरान ने लॉक इन कर लिया था एंड दे सेंड द वीडियोस आल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिए। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है। रशिया चाइना ने उनको पूरा बीफ अप किया है। वो बाइडू यूज कर रहे हैं, वो जीपीएस इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं टारगेटिंग के लिए। और रशिया उनको बता रहा है कि फलानी जगह पे फलाना बंदा बैठा हुआ है, या फलानी जगह पे देखो 20-30 तुमने रशिया को यूक्रेन दिया, उसको ब्लीड किया, लाखों मरवाए जेलेंस्की को फंड कर करके, तो इतना तो बनता है ना। फिर उन्होंने तुम्हें तुम्हारा यूक्रेन दिया ईरान में, मजे लो, आओ घुसो ईरान की पहाड़ियों में चलो। और मैं बता दूं गायत्री जी, बहुत लोगों को पता नहीं है, एक ग्रीक एम्परर था क्रैसरस, ठीक है, वो 53 बीसी में, अब की बात करो 53 बीसी है, मतलब 2000 साल पहले की बात है ये। 53 बीसी में वो पर्शिया में घुसा। यहाँ पे पार्थियन एम्पायर था उस टाइम, ठीक है। और यहाँ पे उसको वो रोमन एम्पायर था,
उसका उसका किंग क्रासियस कहता है वैसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास घोड़े हैं, कैवलरी है, एरोज हैं, विल विन। घुसा यहाँ पे पार्थियन एम्पायर ने ऊंट यूज किए, कैमल इस्तेमाल करे और एरो मारते गए मारते गए मारते गए मारते गए, राउंड आफ्टर राउंड राउंड आफ्टर राउंड राउंड आफ्टर राउंड। अल्टीमेटली उनकी शील्ड टूटी एंड दे लॉस्ट। They fought for months together and the Roman Empire lost and Crassus की। और ये इतिहास में, अरे कहते क्रैसस पर्शिया क्रिचस को लूटने आया था कि यहाँ पे सोना बहुत है, यहाँ पे ये चीजें बहुत है, तो उस टाइम की बात है। और यहाँ पे उनके एम्पायर ने कहते जलता हुआ सोना उसके मुंह में डाला था कि तू लेने आया था ना, ये ले तेरी पनिशमेंट। इंटरेस्टिंग बात है ना कि यूएस जहां जहां गया वॉर हारा है, सभी को पता है, लिस्ट लंबी है। बट लगता है इजराइल भी वही करने वाला है अलोंग विद यूएस इस बार। देखो गायत्री जी, मैं सब बताऊं, ईरान तबाह हो जाएगा। ईरान विल गो 5 सेंचुरीज, मतलब 50 इयर्स बैक, जो बॉम्बिंग चल रही है वहां पे। लेकिन मैं इतना भी बता दूं, अगर ईरान 50 साल पीछे जाएगा, इजराइल 25 से 30 साल पीछे वापस चलेगा। सत्यानाश हुआ है वर्चुअली। मतलब कल जो उन्होंने डिमोना में मारा, पूरा ब्लॉक उड़ गया है जो शुरू करी है बॉम्बिंग ईरान में। हाइफा पोर्ट पे अटैक हुआ है, हाइफा रिफाइनरी पे अटैक हुआ, ओपनली विजिबल। उन्होंने कंटेनर के जलते हुए वीडियोस दिखाए हैं। और बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। पोर्ट जहां पे फूड आता है, रिफाइनरी जहां से एनर्जी आती है, पावर प्लांट्स एंड वाटर डिसैलिनेशन प्लांट, इनको घोट के मार दो। छोटे छोटी सी कंट्री है। एंड डर ये है कि अगर ये इतना बड़ा एस्केलेशन हुआ तो आगे जाके कहीं कोई न्यूक्लियर न्यूक ना हो जाए यहाँ पे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं करेगा, लेकिन इजरायलीज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वो गया तो उसका रेडिएशन में अरेबियन पेनिनसुला जाएगा, पार्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा। इंडिया स्टिल फार अवे, तो इंडिया में उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बगल में जो 100 किलोमीटर नीचे है, दुबई, अबू धाबी वगैरह हो गए। So we are in uncharted territory now, जहां ग्लोबल इंटरनेट जा सकता है, जहां खाने के लाले पड़ सकते हैं, जहां ग्लोबल फैमिन है, जहां मेडिसिन की शॉर्टेज हो सकती है, जहां फूड, प्लास्टिक्स, गैस, एनर्जी सबकी शॉर्टेज हो सकती है, जहां फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो सकती है, जहां पे सेमीकंडक्टर और एआई डेटा सेंटर्स की दिक्कत हो सकती है। The whole supply chain is breaking down because of one stupid war of 2 people, one in America and one in Israel, wanting to have the geopolitical aims. I don't mince my words. मैं इसी पे अपना आपको विराम करता हूँ। लुक्स लाइक कि हम एक ग्लोबल लॉकडाउन की तरफ फिर से जा रहे हैं और डिफिकल्ट सिचुएशंस आर अहेड। इसमें जो डाइवर्सिफिकेशन करने की मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, उस पे कितना असर आएगा? मतलब उससे कितना बेनिफिट रहेगा? मैंने सुना है वेनेजुएला देखो से आ रही हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें कनाडा से आ रही हैं, अ, और भी कई कंट्रीज से बात चल रही है। जी, नॉर्वे से भी बात चल रही है। जी। देखो दिस कैन बी मिड टर्म, लाइक अगर सपोज करो आपने टैंकर ऑर्डर किया कनाडा से या यूएस से एलपीजी का, वो देने को तैयार है, तो उनके पास रिजर्व्स हैं। वहां से इंडिया आने में 30 दिन लगते हैं। हॉर्मुज से इंडिया आने में 1.5 दिन लगता है, कनाडा से आने में 30 दिन लगते हैं। पूरा आपको घूमते हुए अटलांटिक पार करनी है, मेडिटेरेनियन पार करना है, रेड सी पार करना है, उसके बाद फिर अरेबियन सी में घुसना पे, यानी 20 से 22 दिन का ये जर्नी होती है, तो मिनिमम लगा के चलो। उसके ऊपर एक और खतरा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने खार्ग आइलैंड पर करीब एस्केलेट किया, तो कोई हुती यमन में घुस के ईरान के यहाँ पे बाब अल मंडेब ना ब्लॉक कर दे, रेड सी ना ब्लॉक कर दे, सुएज कैनाल वाला। जो बच्चा कुछ है वो भी जाएगा। तो बस यही प्रॉब्लम है। कोशिश यही की जा रही है कि वॉर को किसी तरह रुकवा दिया जाए, बट the best scenario is that there is a de-escalation, there is a ceasefire, at least ceasefire हो, कोई वॉर रुके। पर उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को, नेतन्याहू को रोकना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। क्योंकि वो तो कह रहे कि हमें ईरानी शिप को तबाह करना है। बिल्कुल, मैंने ऐसे थोड़ी ना, मजाक थोड़ी ना भाई, 5000 साल पुराने सिविलाइजेशन है, आप फिर हमें खुद तबाह करना है।
आप में ठान ली तो सारे के सारे लोग 90 लाख लोग वहां गायब, 9 करोड़ लोग वहां गायब हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना मजाक चल रहा है भाई। क्या पागलपन चल रहा है यार, एक्चुअली सही में। सही बात है जी। थैंक यू सो मच नवरूप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, घर पे गैस मत वो करिएगा, मतलब होर्डिंग करके मत रखिएगा। इस शो का मतलब ये नहीं है कि होर्डिंग को प्रमोट करें, बट येस द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग। आई थिंक वी कैन ऑल्सो शिफ्ट टू द इनडायरेक्ट मीन्स ऑफ कुकिंग फूड। आजकल तो इंडक्शन बहुत एंड ऑल सारे दैट। इंडक्शन एंड और आज तक इलेक्ट्रिक कुकर्स वगैरह काफी अच्छे आते हैं। इनफैक्ट आई हैव वन, उसके अंदर दाल सब्जी एवरीथिंग गेट्स कुक्ड वेरी नाइसली जस्ट लाइक योर गैस स्टफ। वी आर बस आदत की बात है, यू नो, इज जस्ट बीइंग यूज्ड टू समथिंग कि दैट इज मोर इजियर, बट इवन दैट इज बेटर। सो डोंट होल्ड द थिंग्स। आई थिंक द थिंग्स विल वर्क आउट नेक्स्ट 2 months में। मुझे ऐसा लगता है अप्रैल एंड तक नवरूप जी, आई थिंक दीज थिंग्स शुड बी फाइन एंड यस, इन अप्रैल मिड तक तो आई बिलीव दिस वॉर विल गो ऑन, उसके बाद ही कोई सोल्यूशन निकलेगा। उसके बाद कोई सोल्यूशन निकलेगा जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी डेडिकेशन पसंद आती है, आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।